स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू को समझने के लिए आपको सबसे पहले उन ऑर्गन्स को समझना पड़ेगा जहां पे एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। अब ये एपिथेलियल टिश्यू हमारे शरीर के मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गन में पाया जाता है, तो उसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका ये है कि हम एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन को याद कर लें। पिछले वीडियो में हमने इसके बेसिक्स के बारे में पढ़ा था कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। एम्ब्रियो के तीनों लेयर, मीजोडर्मल लेयर, एक्टोडर्मल लेयर और एंडो लेयर से मिलकर बना होता है। और इस वीडियो में हम इसके फंक्शन और टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे और बिल्कुल डिटेल से कि किन किन ऑर्गन में ये पाया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन समझें तो एपिथेलियल टिश्यू का जो सबसे मेजर वर्क होता है वो क्या होता है, ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल फैक्टर से, जैसे कि टेम्परेचर, डस्ट, वायरस या जर्म से। उसी तरह ये हमारे बॉडी में कोई भी चीज़ सेक्रीट हो रहा होता है वो एपिथेलियल टिश्यू के द्वारा हो रहा होता है। हमारे बॉडी में किसी भी चीज़ का एब्जॉर्प्शन होता है, जैसे न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन हो गया, वाटर का एब्जॉर्प्शन हो गया, ये भी एपिथेलियल के ही द्वारा होता है। हमारे बॉडी में लिक्विड वेस्ट का एक्सक्रीशन, ध्यान रखिएगा, एक्सक्रीशन क्या है, लिक्विड वेस्ट का जो एक्सक्रीशन होता है वो भी एपिथेलियल टिश्यू के द्वारा होता है। ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का जो डिफ्यूजन होता है ब्लड में वो भी एपिथेलियल टिश्यू के द्वारा ही होता है। हमारे बॉडी का जो एक्सटर्नल कवरिंग है, बाहर का हिस्सा है, वो भी एपिथेलियल टिश्यू के द्वारा बनता है। और जो लाइनिंग है, अब लाइनिंग बोलोगे सर लाइनिंग क्या होता है, तो हमारे बॉडी का जो इंटरनल आपका इंटरनल लेयर है जहां से फूड पास होता है, जैसे माउस, ऑसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सब हमारा लाइनिंग बनता है। तो लाइनिंग क्या होता है, किसी भी ऑर्गन का इंटरनल लेयर को हम लाइनिंग बोलते हैं। तो अब हम थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए कि हमारे बॉडी में कौन एक्सटर्नल चीज से प्रोटेक्ट करता है, तो स्किन है। स्किन हमको बाहर के टेम्परेचर से प्रोटेक्ट करता है। स्किन, इसके साथ साथ हमको डस्ट, स्किन, बैक्टीरिया, जर्म से प्रोटेक्ट करता है। जैसे हमारा हार्ट है तो हार्ट में कभी भी धूल नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि स्किन क्या कर रहा है, धूल से हार्ट को बचा ले रहा है। ठीक है, इसी तरह स्किन हमारा ब्लड के अंदर कभी भी हमारा डस्ट नहीं जाता, क्योंकि क्या कर रहा है, स्किन है। स्किन बाहर के चीजों से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है और बाहर का डस्ट या कोई भी अनवांटेड मटेरियल को शरीर के अंदर नहीं आने दे रहा है। तो प्रोटेक्शन में सबसे पहला कौन सा ऑर्गन आ जाएगा, स्किन। स्किन क्योंकि प्रोटेक्शन का काम करता है, इसीलिए ये किसका पार्ट हो जाएगा, ये एपिथेलियल टिश्यू का एग्जांपल हो जाएगा। क्योंकि जितने भी ऑर्गन प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं सब में क्या पाया जाता है, एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। उसके बाद अगर हम सेक्रीशन देखें तो हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन है जहां से कोई ना कोई चीज सेक्रीट हो रहा होता है। जैसे माउथ में सैलिवरी ग्लैंड होता है और जहां से सलाइवा निकलता है। तो सैलिवरी ग्लैंड किसका पार्ट हो जाएगा, एपिथेलियल टिश्यू का पार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, सैलिवरी ग्लैंड। उसके बाद हम स्टमक में जाएंगे तो स्टमक में हमारा गैस्ट्रिक जूस का फॉर्मेशन होता है, पेप्सिन और रेनिन का। तो स्टमक भी हमारा क्या हो जाएगा, एपिथेलियल का ही हो जाएगा पार्ट, क्योंकि एपिथेलियल में ही सेक्रीशन होता है। तो स्टमक हो जाएगा। स्टमक के बाद अगर हम ध्यान से देखें तो पैनक्रियाज भी चीजों को सेक्रीट करता है। पैनक्रियाज किस किस चीज को सेक्रीट करता है, इंसुलिन को सेक्रीट करता है और इंसुलिन के साथ वो पैनक्रियाटिक जूस को भी सेक्रीट करता है। तो इसीलिए पैनक्रियाज भी किसका पार्ट हो गया, एपिथेलियल टिश्यू का पार्ट हो गया। इसके बाद अगर हम सेक्रीशन देखेंगे तो हमारे गले में थायराइड ग्लैंड होता है जो कि थायरोक्सिन को जनरेट करता है। तो जहां जहां से भी हमारे बॉडी में सेक्रीशन हो रहा है वो सभी किसका पार्ट हो जाएगा, एपिथेलियल का पार्ट हो जाएगा। वैसे स्किन से भी सेक्रीशन होता है। जैसे स्किन से आप चेहरे से देखोगे तो कुछ लोग का स्किन ऑयली होता है, जो कि ऑयल क्या करता है, स्किन पे मॉइस्चर को मेंटेन करके रखता है। अगर ऑयल ज़्यादा सेक्रीट होने लग गया तो आपका चेहरा चिपचिपा हो जाएगा। ऑयल अगर लेस सेक्रीट होगा तो आपका चेहरा रूखा हो जाएगा, फटने लगेगा। तो स्किन क्या करता है, प्रॉपर अमाउंट में ऑयल को सेक्रीट करता है। साथ में स्किन से पसीना भी निकलता है, स्वेट भी निकलता है। तो स्किन भी हमारा किस में आ जाएगा, स्किन भी सेक्रीट करता है। तो स्किन भी हमारा क्या हो गया, एपिथेलियल का पार्ट हो गया। इसके बाद और भी बहुत सारे ग्लैंड है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है और भी अलग अलग ग्लैंड्स है जो कि हार्मोन्स या एंजाइम को सेक्रेट करते हैं। तो जितने भी ऑर्गन जो हार्मोन एंजाइम को सेक्रेट कर रहे हैं सब हमारा क्या हो जाएगा, एपिथेलियल का पार्ट हो जाएगा। आप लीवर भी लिख सकते हो, लीवर भी क्या करता है, बाइल जूस को सेक्रेट करता है। तो ये सब आपका किसका पार्ट हो गया, ये सब आपका एपिथेलियल का पार्ट हो गया। उसके बाद आता है एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन समझिएगा, एक्सक्रीशन में हमारा बॉडी लिक्विड वेस्ट को बाहर निकालता है, उसको हम एक्सक्रीशन बोलते हैं।
और इगेशन में हमारा बॉडी सॉलिड वेस्ट को बाहर निकालता है। तो इसी तरह हमारा शरीर से पसीने का निकलना या यूरिन का निकलना ये हमारा एक्सक्रीशन का पार्ट है। जबकि इगेशन क्या होता है कि हमारे शरीर से अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकलना, वो इगेशन में आता है, वो एक्सक्रीशन में नहीं आता है। तो हमारे शरीर में एक्सक्रीशन कहाँ कहाँ से होता है? किडनी में होता है। तो किडनी भी किसका पार्ट हो जाएगा? एपिथेलियल का हो जाएगा पार्ट। और एक्सक्रीशन कहाँ से होता है? स्किन से होता है। स्किन तो आपको हर फंक्शन में ही दिख रहा है कि एपिथेलियल का पार्ट प्रूफ हो रहा है। उसके बाद डिफ्यूजन, हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का डिफ्यूजन कहाँ होता है, पहले हम इसको समझते हैं। जैसे ही हम सांस लेते हैं तो ये ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाता है। कहाँ जाता है? ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाता है। और जब ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाता है तो लंग्स में जो ब्लड आता है उस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है। तो जैसे लंग्स में मान लीजिए कि ये हमारा ब्लड जा रहा है, इसमें CO2 का मात्रा ज़्यादा है। इन हर जगह क्या है? CO2 का मात्रा ज़्यादा है और O2 का मात्रा इसमें बहुत कम है। उसी तरह लंग्स का एक पार्ट होता है जिसको हम एल्वोलाई बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? एल्वोलाई। और डिफ्यूजन आपका इसी जगह होता है। जो हम सांस लेते हैं तो इस एल्वोलाई में क्या होता है? ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा होता है। तो डिफ्यूजन में क्या है? कोई भी गैस अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा। ऑक्सीजन हमारे लंग्स में ज़्यादा है तो इसका यहाँ कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो ये अपने हायर कंसंट्रेशन से कहाँ जाएगा? लोअर कंसंट्रेशन में आ जाएगा। तो ऑक्सीजन हमारे ब्लड को मिल जाता है। अब ब्लड में ध्यान से देखिए, ब्लड में क्या ज़्यादा है? तो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। तो ब्लड भी, तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? अपने हायर कंसंट्रेशन जो कि ब्लड है वहां से ये कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा, अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। तो याद रखिएगा डिफ्यूजन हमारा कहाँ होता है? एल्वोलाई में होता है और ब्लड वेसल में होता है। यहां पर डिफ्यूजन होता है, यहां पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन ब्लड में आता है और कार्बन डाइऑक्साइड अपने हायर कंसंट्रेशन जो कि ब्लड है वहां से अपने लोअर कंसंट्रेशन लंग्स में जाता है। तो इसी तरह अगर आपसे डिफ्यूजन पूछे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्लड वेसल हो जाएगा और एल्वोलाई भी आ जाएगा। और एक जगह और डिफ्यूजन होता है, वो आपका होता है ब्लड वेसल और सेल के बीच में। अब जैसे ब्लड ने यहाँ पर ऑक्सीजन ले लिया तो ब्लड कहाँ जाता है? सेल के पास जाता है। सेल के पास कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है और ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। तो ब्लड अपना ऑक्सीजन सेल को दे देता है और सेल अपना कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को दे देता है थ्रू डिफ्यूजन। तो यहाँ पे आपसे डिफ्यूजन पूछे तो डिफ्यूजन आपके बॉडी में प्राइमरीली दो जगह होता है, ब्लड वेसल और एल्वोलाई के बीच में और ब्लड वेसल और सेल के बीच में। इसीलिए आपका ब्लड वेसल, एल्वोलाई और सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, वो सब हमारा किसका पार्ट हो जाएगा? एपिथेलियल टिश्यू का पार्ट हो जाएगा। इसके बाद हम कवरिंग देखते हैं। कवरिंग क्या है? कि वो लेयर जो हमारे बॉडी को कवर किया हो। अगर अपने बॉडी को देखें तो हमारे बॉडी का आउटर कवरिंग क्या है? हमारा स्किन है। तो स्किन किसका पार्ट हो जाएगा? एपिथेलियल टिश्यू का पार्ट हो जाएगा। और लास्ट में लाइनिंग होता है। लाइनिंग हम समझते हैं कि हमारे बॉडी का जो इंटरनल लेयर है, अंदर का लेयर, उसको हम लाइनिंग बोलते हैं। जैसे जहां जहां से फूड पास होता है हमारे माउथ से लेके रेक्टम तक, इसके बीच में सारा पाथ क्या होता है? लाइनिंग बनता है। जैसे अगर हम आपको एक स्ट्रक्चर दिखाएं, जैसे ये हमारा माउथ से लेके ये ओसेफेगस, यहाँ पे हमारा स्टमक, और ये मैं ऐसे ही रफ डायग्राम बना दे रहा हूँ, ये हमारा इंटेस्टाइन मान लीजिए। और ये तो ये जो माउथ जो हम बना रहे हैं, ये इसको आप लोग समझिएगा ध्यान से। अब देखिए, किसी भी ऑर्गन के बाहर के लेयर को कवरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाहर के लेयर को हम कवरिंग बोलते हैं। और जो इंटरनल लेयर है माउथ का, जिसको हम बक्कल कैविटी भी बोलते हैं, और साथ में ये ओसेफेगस है, अगर हम इसको देखें ओसेफेगस प्लस जो स्टमक का जो इंटरनल लेयर है, किसी भी ऑर्गन के इंटरनल लेयर को हम क्या बोल देते हैं? लाइनिंग बोल देते हैं। तो लाइनिंग और कवरिंग में हमको एक चीज का ध्यान रखना है, कवरिंग हमारे बॉडी का बाहर का लेयर होता है, लाइनिंग हमारे बॉडी का अंदर का लेयर होता है। इसी तरह अगर हम गॉल ब्लैडर का बात करें तो गॉल ब्लैडर से एक पाइप निकला होता है, तो जो इसका इस पाइप का जो इंटरनल लेयर होता है ये हमारा क्या बन जाएगा? लाइनिंग बन जाएगा। तो लाइनिंग का हमारा एग्जांपल क्या हो जाएगा? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल आपका माउथ से शुरू होता है, माउथ, ओसेफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, ये सब लाइनिंग बनाता है।
और लाइनिंग के बाद तो लिख सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल, और एलिमेंट्री कैनाल के बाद किसी भी ऑर्गन के अंदर इंटरनल जो लेयर होता है, जैसे लीवर के अंदर का जो पाइप होता है, या जो आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है, या यूरिनरी ट्रैक्ट होता है, ये सब किस में आ जाता है, लाइनिंग में आ जाता है। तो ये आपका एपिथेलियल टिश्यू का पूरा आपका पार्ट्स रहा। एपिथेलियल जहां जहां भी ये सारे काम होंगे वहां पे आपका एपिथेलियल टिश्यू मौजूद होगा। अब हम इसके बारे में कुछ बेसिक चीज देख ले रहे हैं। जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच होता है। किससे अटैच होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन से। इसमें ध्यान रखने वाला दो बात है, एपिथेलियल टिश्यू के अंदर कभी भी ब्लड का फ्लो नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एपिथेलियल टिश्यू के अंदर ब्लड फ्लो नहीं करता है। तो फिर दूसरा क्वेश्चन यह है कि फिर तो उसके बाद एपिथेलियल टिश्यू को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलेगा? तो जितना भी एपिथेलियल टिश्यू है, सपोज कीजिए कि ये आपका एक एपिथेलियल टिश्यू है, तो ये एक मेम्ब्रेन से अटैच होता है जिसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसको हम क्या बोल देते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन। जितने भी एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं। और बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करता है, इन टिश्यू को ब्लड का इन टिश्यू को ब्लड का सप्लाई देता है, मतलब इनको न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन का सप्लाई देता है, और इनसे रिमूव करता है CO2 और वेस्ट प्रोडक्ट। तो जैसे आपका स्किन है, स्किन आपका एक एपिथेलियल टिश्यू है, लेकिन स्किन के अंदर ब्लड नहीं होगा, तो स्किन को न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलेगा? क्योंकि ब्लड तो न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। तो स्किन आपका एक बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच होगा, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर आपका ब्लड वेसल होगा, और वही बेसमेंट मेम्ब्रेन इस सभी टिश्यू को सप्लाई करेगा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट, और साथ में यहाँ से रिमूव करेगा कार्बन डाइऑक्साइड और आपका वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यू आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच होता है। एपिथेलियल टिश्यू जो अभी हमने पढ़ाई, हमको इंजरी, डैमेज या प्रोटेक्शन से बचाता है। इसमें मेजर जो ऑर्गन होता है वो हमारा क्या हो जाता है, स्किन होता है। एपिथेलियल टिश्यू हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन एंड द वाटर एंड न्यूट्रिएंट। यहाँ शायद हमने एब्जॉर्प्शन छोड़ दिया है। हमारे बॉडी में पहले समझिएगा एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है। तो जो भी हम खाना खा रहे हैं वो डाइजेस्ट होते जाता है, और फाइनली वो एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक विली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे डाइजेस्टेड फूड से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद फूड कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। वहाँ पर क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड से या वेस्ट फूड से क्या होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो एब्जॉर्प्शन में क्या आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये दोनों एब्जॉर्प्शन काम करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है, और लार्ज इंटेस्टाइन आपका किसको एब्जॉर्ब करता है? अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो यही हमने पढ़ा है कि ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स ये उसमें हेल्प करता है, और रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, तो ये वेस्ट प्रोडक्ट को भी रिमूव करता है। और एपिथेलियल टिश्यू में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। अब ध्यान रखिएगा, एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ना वो टाइटली पैक्ड होता है, उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है। जैसे 2-3 सेल है ये, इनके बीच का जो स्पेस होता है ना, इनके बीच का जो स्पेस होता है, इस स्पेस को हम बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। अगर सेल थोड़ा दूर दूर है तो उनके बीच जो स्पेस हो जाएगा उसको हम क्या बोल देंगे? इंटरसेलुलर स्पेस। और इस इंटरसेलुलर स्पेस को जो चीज फिल करता है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। ये मैट्रिक्स सॉलिड भी हो सकता है, आपका लिक्विड भी हो सकता है, और जेल भी हो सकता है। लेकिन एपिथेलियल जो टिश्यू होता है वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होता है। क्या होता है? बहुत ही ज्यादा क्लोजली पैक होता है। क्लोजली पैक होने के कारण इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ही कम या नेग्लिजिबल होता है, जिसकी वजह से इनके अंदर मैट्रिक्स भी नहीं पाया जाता है। तो याद रखिएगा, एपिथेलियल टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, और जिसकी वजह से उनके अंदर कोई स्पेस नहीं होता है जहां पे मैट्रिक्स फिल हो सके। और मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक ऐसा मटेरियल है जो हमारे बॉडी में इंटरसेलुलर स्पेस को फिल करता है। अब स्टूडेंट्स हम एपिथेलियल टिश्यू के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो है बहुत सिंपल। अगर आप ये 5 मिनट सुन लिए तो ये आपको सब अच्छे समझ में आ जाएगा। एपिथेलियल टिश्यू का 5 डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहला होता है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू फ्लैट आपका या सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि अगर आप कॉपी का पेज देखोगे तो उतना पतला आपका फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। जैसे वहाँ उसका फिगर भी यहाँ बना हुआ, इस टाइप का कोई आपका फ्लैट स्ट्रक्चर होता है जिसके बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस है।
सेकंड आपका जो होता है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियल होता है। यहां पे ध्यान रखना है, इसका स्ट्रक्चर क्यूबॉइड जैसा नहीं होगा, इसका स्ट्रक्चर क्यूब जैसा स्ट्रक्चर होगा और यहाँ पे सेंटर में इसका न्यूक्लियस होता है। थर्ड टाइप का होता है कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू। इसका स्ट्रक्चर आपका सिलेंडर टाइप का होता है, ये एक पिलर टाइप का स्ट्रक्चर होता है, कितना बार एग्जाम में पूछा भी हुआ है। पिलर के जैसा या फिर आपका सिलेंडर के जैसा आपका स्ट्रक्चर होता है, या एक मार्कर के जैसा इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जहां बीच में आपका न्यूक्लियस होता है। फिर आता है सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। अब ध्यान देखिएगा, सिलिएटेड एपिथेलियल जो टिश्यू होता है उसके चारों बगल क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जनरली आपका कॉलुमनर एपिथेलियल से बना होता है, या फिर ये आपका क्या होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल से मिलकर बना होता है। तो ये देखिए ये कैसे बनता है, इसको देख लीजिए। ये आपका कॉलुमनर एपिथेलियल है, अगर इसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो जाए ताकि ये मूव कर सके, या इसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो जाए ताकि ये मूव कर सके, तो ये क्या हो जाएगा, सिलिएटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। पांचवा होता है ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, जो कि आपका ग्लैंड के शेप में होता है, जिसका अलग अलग शेप हो सकता है। अब सबके बारे में तो हम डिटेल से देख लें। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू भी दो टाइप में होता है, एक होता है सिंपल स्क्वैमस और दूसरा होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। है बहुत सिंपल, इसको समझिएगा। अगर एक टिश्यू का सिर्फ एक ही लेयर है, सिंगल लेयर है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, सिंपल स्क्वैमस, या फिर उसको हम बोल देंगे सिंपल क्यूबॉइडल, या उसको बोल देंगे सिंपल कॉलुमनर। इसमें एक सिंगल लेयर ऑफ टिश्यू ही होता है। लेकिन अगर दो या दो से ज्यादा लेयर ऑफ टिश्यू हो जाए, मल्टीपल लेयर ऑफ टिश्यू हो जाए, मतलब दो या दो से ज्यादा लेयर हो जाए, जैसे मानिए कि आपका एक सिंगल लेयर है, ये स्क्वैमस हो गया, इसके ऊपर हम दूसरा लेयर रख दिए, तो ये हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। अगर किसी भी टिश्यू का एक लेयर है तो उसको हम बोल देंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। अगर उसमें एक से ज्यादा लेयर आ गए तो उसको हम क्या बोल देंगे, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। तो अगर हम स्क्वैमस की बात करें तो स्क्वैमस भी दो टाइप का होता है, सिंपल स्क्वैमस जहां पे एक ही लेयर ऑफ आपका फ्लैट टिश्यू होता है, और इसका मेनली ये आपको कहां पाया जाता है, जहां पे डिफ्यूजन होता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, सिंपल स्क्वैमस कहां पाया जाएगा, जहां हमारे बॉडी में डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन मेनली दो ही जगह होता है, एक आपका एल्वोलाई में होता है O2 CO2 का, और दूसरा आपके ब्लड वेसल में होता है। तो आपका एल्वोलाई और ब्लड वेसल आपका दोनों क्या हो जाएगा, सिंपल स्क्वैमस आ जाएगा। अब क्या होता है कि जब हमको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है तो एक लेयर बहुत ही पतला होता है, उससे काम नहीं चलता, तो हम बहुत सारे लेयर को हम क्या करते हैं, एक के ऊपर अगर वो ब्रांच्ड हो जाता है, अगर एक के ऊपर अटैच हो जाता है, तो वो सिंपल से क्या बन जाता है, स्क्वैमस। तो स्क्वैमस में क्या होता है, एक से ज्यादा लेयर ऑफ टिश्यू होता है, और स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस का मेनली काम क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन हो जाएगा। जैसे आपका स्किन आपको यहां पर ये क्या कर रहा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट कर रहा है। जैसे आपका बक्कल कैविटी माउथ हो जाएगा, आपका ओसेफेगस हो जाएगा, इसको लाइन से याद रखिए, बक्कल कैविटी, आपका ओसेफेगस, ट्रैकिया, ठीक है, और आपका फेरेनेक्स, ठीक है, और वेजाइना। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये सब किसके टाइप है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस के टाइप है, मतलब जहां पर एक से ज्यादा लेयर ऑफ स्क्वैमस टिश्यू है। फिर हम आते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल, ये क्यूब के शेप में होता है, और आप देखेंगे इसका मेनली तीन काम होता है, सेक्रीशन, एब्जॉर्प्शन और मैकेनिकल सपोर्ट। ये किसी चीज को सेक्रीट करता है, या किसी चीज को एब्जॉर्ब करता है, या टिश्यू को मैकेनिकल सपोर्ट या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसका पहला एग्जाम हो जाएगा, जो पहला एग्जाम्पल हो जाएगा कि जो किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर लाइनिंग होता है, जैसे किडनी का जो ट्यूब्यूल्स होता है उसके अंदर लाइनिंग, तो आपको मालूम है इंटरनल लेयर, तो किडनी ट्यूब्यूल्स का इंटरनल लेयर में कौन सा होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल होता है, ठीक है। दूसरा हो जाएगा डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है, जहां पे ये सेक्रीट कर रहा होता है, तो ये डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड में भी प्रेजेंट होता है, और वहां पर ये क्या करता है, प्रोटेक्शन या मैकेनिकल सपोर्ट का काम करता है, ठीक है। एक बात इसके बारे में आपको और ध्यान रखना है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल ही मेनली आगे चलकर ग्लैंड्स में कन्वर्ट होता है। तो अगर आपसे पूछे कि कौन सा ऐसा एपिथेलियल टिश्यू है जो ग्लैंडुलर एपिथेलियल में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, क्यूबॉइडल एपिथेलियल और कॉलुमनर एपिथेलियल। लेकिन किसी एक के बारे में पूछे तो क्या हो जाएगा, क्यूबॉइडल एपिथेलियल आ जाएगा, ठीक है। फिर आता है कॉलुमनर एपिथेलियल।
कॉलुमनर एपिथेलियल का भी यही 3 काम होता है, सेक्रीशन, एब्जॉर्प्शन और मैकेनिकल सपोर्ट। इसका सेल क्या होता है, इसका सेल आपका ये जैसे ये जो टिश्यू है ये लंबा होता है, तो ये जनरली ये लॉन्ग ऑर्गन्स में पाया जाएगा, जैसे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में, स्टमक में या गॉल ब्लैडर में। यहाँ पर ये एब्जॉर्प्शन सेक्रीशन का ये क्या करता है, कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू काम करता है। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा सिलिएटेड। सिलिएटेड में आपको भी बताए ही है कि कभी भी क्यूबॉइडल और कॉलुमनर यही दोनों सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। और सीलिया या सीलिया का काम क्या होता है, इसके ऊपर सीलिया होता है, मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसका एक ही काम होता है कि किसी भी चीज को मूवमेंट कराना। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो ये जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जैसे जहाँ पे हम सांस लेते हैं, यहाँ पे म्यूकस का फॉर्मेशन होता है, उस म्यूकस को उससे बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है, वरना हमारा लंग्स फूल नहीं पाएगा और धीमे धीमे आपका म्यूकस से भर जाएगा। कोरोना में भी ऐसा ही होता था कि आपका लंग्स में म्यूकस भर जाता था और जिससे हम सांस नहीं ले पाते थे, डेथ हो जाता था। तो म्यूकस को बाहर निकालने के लिए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जहाँ से हम सांस लेते हैं, वहां पे क्या होता है, सीलिएटेड एपिथेलियल होता है जो कि म्यूकस को बाहर निकालता है। फिर ओवम, अब फीमेल बॉडी में जो ओवरी से ओव्यूल या एग प्रोड्यूस होता है, उसका मूवमेंट फैलोपियन ट्यूब में किसके द्वारा होता है, सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू के द्वारा होता है। क्लियर। अब हम आते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियल। ग्लैंडुलर एपिथेलियल क्या होता है समझिएगा। ग्लैंडुलर एपिथेलियल वो टिश्यू होते हैं जो कि ग्लैंड्स में होते हैं, ठीक है, या जो ग्लैंड का फॉर्मेशन जिनके द्वारा होता है उनको हम क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारे बॉडी में थायराइड ग्लैंड हो गया, हमारा एड्रिनल ग्लैंड हो गया, और भी अलग अलग ग्लैंड हो गया, जैसे आपका पैनक्रियाज हो गया, गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया, आपका लिवर हो गया, ये सब आपका क्या है, ग्लैंडुलर एपिथेलियल का एग्जाम्पल है। अब इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि गॉबलेट ग्लैंड क्या होता है, ये हमारे गॉबलेट ग्लैंड ये अलग अलग एग्जाम में आपका पूछा जाता है, चाहे वो स्टेट एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी या एनडीए एग्जाम हो। गॉबलेट ग्लैंड ध्यान रखिएगा, ये हमारा क्या होता है, ये आपका एक यूनिसेलुलर ग्लैंड होता है। क्या होता है, जो एक सेल से बना होता है, यूनिसेलुलर ग्लैंड होता है, ठीक है, जो कि म्यूकस का फॉर्मेशन करवाता है। क्या करवाता है, म्यूकस का फॉर्मेशन करवाता है। इसमें कौन सा टिश्यू पाया जाता है, तो इसमें ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। अब इसका एग्जाम्पल में आप ग्लैंडुलर एपिथेलियल के टिश्यू में आप सभी ग्लैंड्स के बारे में लिख सकते हैं। अब एक और भी यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू किस टिश्यू से बनता है, कौन सा टिश्यू ग्लैंडुलर एपिथेलियल को बनाता है। तो आप एक बात का याद रखिएगा, क्यूबॉइडल एपिथेलियल और कॉलुमनर एपिथेलियल, ये दोनों एपिथेलियल आपके क्या करते हैं, क्यूबॉइडल और कॉलुमनर, ये ग्लैंडुलर यही आगे मॉडिफाई होकर ग्लैंडुलर एपिथेलियल में कन्वर्ट हो जाते हैं। याद रखिएगा, सारे क्यूबॉइडल नहीं, कुछ क्यूबॉइडल एपिथेलियल और कुछ कॉलुमनर एपिथेलियल आगे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब अगर ये पूछे कि इन दोनों में से कौन सा सबसे ज्यादा बनता है, तो याद रखिएगा जो आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियल है, ये अगर इन दोनों में से भी पूछ दे तो आप लिखेंगे कि क्यूबॉइडल एपिथेलियल है जो कि सबसे ज्यादा ग्लैंडुलर एपिथेलियल में कन्वर्ट होता है, और कभी कभी कॉलुमनर एपिथेलियल भी आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियल में कन्वर्ट होता है। तो ये